हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 मई 2025, दिन बुधवार हो गया। हिंदी तिथि ज्येष्ठ महीना शुक्ल पक्ष द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख को सरकार ने बढ़ा दिया है। अब 15 सितंबर तक दाखिल किया जा सकेगा आयकर रिटर्न। सीबीडीटी की तरफ से अंतिम तारीख बढ़ाई गई और एक फैसला ये लिया गया कि पहले सरल फॉर्म्स को लॉन्च किया जाएगा। ई फाइलिंग यूटिलिटीज न होने के चलते देरी हो रही थी, तो इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से वैसे तो अभी तक कोई भी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक आईटीआर फाइलिंग की प्रोसेस अगले महीने जून के पहले सप्ताह में शुरू हो सकती है। बीते दिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये प्रेस रिलीज भी जारी किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए। निर्यातकों के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, यानी एक्सपोर्टर्स के फायदे के लिए एक स्कीम को सरकार ने दोबारा शुरू कर दिया है। डीजीएफटी ने एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर ईओयू और एसईजेड की इकाइयों के लिए ड्यूटी और टैक्स वापस करने की स्कीम दोबारा शुरू करने की घोषणा की है। ये देख सकते हैं आप सरकार द्वारा लिए गए फैसले की जानकारी। और इसके अलावा दोस्तों, एक्सपोर्ट यानी निर्यात से जुड़े कुछ और नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। वाणिज्य मंत्रालय का कहना कि 1 जून से ये नए नियम लागू होंगे और 1 जून से कुल मिलाकर एक्सपोर्टर्स को ये अतिरिक्त बेनिफिट मिलेंगे, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। एलन मस्क दूसरे ग्रहों पर इंसानी बस्ती बसाने का प्लान बताएंगे। उन्होंने कहा कि मानवता को बचाने के लिए ये बहुत ही जरूरी है और इसी मिशन के लिए आज दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट भी लॉन्च करने जा रहे हैं इलोन मस्क। स्पेस एक्स के सीईओ इलोन का प्लान है मंगल ग्रह जैसे दूसरे ग्रहों पर इंसानों को बसाएंगे वो। ये तस्वीर भी इलोन मस्क की कंपनी ने साझा की, जिसमें प्लान बताया गया कि किस तरह से मार्स पर कॉलोनी स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। तो इसी सिलसिले में आज दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट का टेस्ट होने जा रहा है। ये इसका 9वां टेस्ट होगा और इसकी लैंडिंग के दौरान एक इंजन जानबूझकर बंद भी किया जाएगा ताकि इस रॉकेट की पूरी क्षमता का पता चल पाए। हालांकि पिछले 2 टेस्ट इस मिशन के फेल हो गए थे। और वहीं खबर ये भी आ रही दोस्तों की एलन मस्क के पिता एरोल मस्क अगले महीने जून में अयोध्या स्थित राम मंदिर का दौरा करेंगे और एरोल अपनी भारत यात्रा के दौरान विभिन्न व्यापार संबंधित बैठकों में भी भाग लेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार को लॉबिस्ट बनाया। सरकार हर महीने 12 करोड़ फीस देगी। पाकिस्तान ने भी ट्रंप के पूर्व बॉडीगार्ड को इसके लिए नियुक्त किया। भारत सरकार ने ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सीनियर एडवाइजर जेसन मिलर को वाशिंगटन में अपना लॉबिस्ट अपॉइंट किया है। लॉबिस्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी विशेष उद्देश्य या हित के लिए सरकार या सरकारी अधिकारियों पर प्रभाव डालने के लिए काम करता है। तो लॉबिस्ट के तौर पर जेसन मिलर के काम क्या होंगे? अमेरिकी सरकार के साथ भारत के हितों को बढ़ावा देना, ट्रंप की सोच को समझकर रणनीति बनाना, आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना और पाकिस्तान के प्रभाव को काउंटर करना और मीडिया और जनमत को प्रभावित करना। लॉबिस्ट क्लाइंट के पक्ष में माहौल बनाता कुल मिलाकर, है ना। चलिए खबर आ रही, कल 29 और परसों 30 मई को गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। वहां सीमा के हालातों का जायजा लेंगे और पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात भी करेंगे। चलिए खबर देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि व्यापारियों और एमएसएमई को सशक्त बना रही है भारत की फिनटेक कंपनियां भी। कल भी मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी एमएसएमई सेक्टर की कि हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद में 29% तक का योगदान एमएसएमई का रहा है और 60% से ज्यादा कार्यबल को रोजगार भी दिया एमएसएमई सेक्टर ने, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों। पेंशन को लेकर सरकार की तरफ से एक नया नियम लागू किया गया है। अब सरकारी कर्मचारियों को इस स्थिति में नहीं मिलेगा पेंशन का लाभ। जी हाँ, सरकार की तरफ से सख्त आदेश जारी करते हुए कहा गया कि अगर सरकारी कर्मचारी बर्खास्त हुए हैं तो फिर रिटायरमेंट का फायदा नहीं मिलेगा। पेंशन का ये नियम बदल चुका है। नए नियम के मुताबिक सरकारी कंपनियों में नौकरी मिलने के बाद अगर किसी भी भ्रष्टाचार के लिए वो कर्मचारी उस कंपनी से बर्खास्त कर दिया जाता है तो फिर उस कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के लाभ, पेंशन वगैरह नहीं मिलेंगे। देखिए पेंशन के नियम में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। भ्रष्टाचार या गंभीर कदाचार में लिप्त सरकारी कर्मचारियों को अब पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। ये नया नियम अभी 3-4 दिन पहले 22 मई को अधिसूचित किया गया और इस संबंध में सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हालांकि किन कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होगा, तो 2021 तक के जो रेलवे कर्मचारी हैं उन पर, आकस्मिक और दैनिक वेतन भोगी रोजगार में शामिल व्यक्तियों पर, आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस इन कर्मचारियों पर ये नियम लागू नहीं होंगे। और वैसे मीडिया में अभी ऐसी भी रिपोर्ट चल रही है कि अब 60 नहीं बल्कि 62 साल की उम्र में रिटायर होंगे क्या सरकारी कर्मचारी। तो सोशल मीडिया पर चल रहे इस वायरल मैसेज का भी पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से क्लियरिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें बताया गया पीआईबी का कहना दोस्तों की सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। ये दावा बिल्कुल फर्जी है। बिना सत्यता के जांचें कोई भी खबर किसी भी व्यक्ति के साथ साझा ना करें। मतलब सरकार ने अभी तक रिटायरमेंट की उम्र नहीं बढ़ाई है। मतलब 60 साल ही है अभी भी केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की का भारत में जमकर विरोध देखा जा रहा। अभी भी टर्किश कंपनी की चेन्नई एयरपोर्ट पर सर्विस बंद हुई है। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद एयरपोर्ट भी पहले ऐसा कर चुके हैं। वहीं खबर है रिलायंस जियो ब्लैक रॉक की जल्द ही म्यूचुअल फंड बिजनेस में एंट्री होगी। ज्वाइंट वेंचर को भी सेबी की मंजूरी मिल चुकी है। दोनों कंपनियों ने जुलाई 2023 में पार्टनरशिप की थी
थी, तो अब म्यूचुअल फंड भी बेचेंगे मुकेश अंबानी। अमेरिका की एक सबसे बड़ी कंपनी के साथ हाथ मिलाया, ब्लैक रॉक के साथ। चलिए खबर देखिए, मौसम विभाग की तरफ से इस साल के मानसून का नया अनुमान जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि जून से लेकर सितंबर तक 106% बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, इन राज्यों में इस बार के मानसून का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा और कुल मिलाकर लगभग देश के अधिकतर राज्यों में सामान्य से ज्यादा बारिश होने का ही अनुमान जताया है। हालांकि बिहार, झारखंड में थोड़ी कम बारिश होने का अनुमान है। और वैसे अभी भी देश भर के कई राज्यों में बारिश, बिजली का माहौल चल रहा है। केरल और महाराष्ट्र में 6 लोगों की मौतें भी हो गई, लैंडस्लाइड की घटनाएं भी देखी गई। आगे बताऊंगा मैं आपको और भी पूरा मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 68 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। इससे पहले भी 71 हस्तियों को सम्मानित किया गया था। लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड मिला। साध्वी रितंबरा को भी पद्म भूषण सम्मान मिला। बिहार की ये लोक गायिका है। और झारखंड के एक महावीर को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल हुए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एआईएमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान आर्मी चीफ को जोकर बताया। उन्होंने कहा कि नकल करने के लिए भी अकल होनी चाहिए, इनके पास वो भी नहीं। फेक फोटो दिखाकर जीत का झूठा दावा किया पाकिस्तान ने। ओवैसी ने कुवैत में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत की और इसी दौरान पाकिस्तान पर यह तंज कसा। ओवैसी बोले कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ धर्म का मुद्दा नहीं उठा सकता है, क्योंकि भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम आबादी है और भारतीय मुसलमान पाकिस्तान से कहीं ज्यादा ईमानदार और देशभक्त हैं। ओवैसी बोले कि अगर पाकिस्तान दोबारा ऐसा दुस्साहस करेगा तो ये पलटवार उनकी उम्मीद से भी परे होगा। वैसे दोस्तों, भारतीय सेना के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर है। आकाश ही नहीं बल्कि अब पानी से भी भारत पर नहीं कर पाएगा कोई भी देश हमला। सरकार की तरफ से 44,000 करोड़ का एक और नया मास्टर प्लान बनाया गया है। भारत सरकार ने नौसेना को मजबूत करने के लिए ये प्लान बनाया है और ये 44,000 करोड़ से समुद्र में दुश्मनों को मारने के लिए 12 खास युद्धपोत बनाए जाएंगे और जल्दी ये युद्धपोत इंडियन नेवी में शामिल होंगे। डिफेंस के सेक्टर पर सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान के मॉडल को भी मंजूरी मिली और इसको बनाने में भारत की निजी कंपनियां भी मदद करेगी। और इस विमान की क्षमता है ये 7,000 किलो विस्फोटक लेकर उड़ सकता है और दुश्मन के रडार भी इसको नहीं पकड़ सकते हैं। तो जल्दी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में भी ये आधुनिक लड़ाकू विमान तैनात किए जाएंगे। 2035 तक ये उपलब्ध हो पाएंगे। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान अब भारत में ही बनेंगे। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम को भी मंजूरी मिली। इससे भारत की ताकत बढ़ेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये मॉडल को मंजूरी दी है, जिसे एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी उद्योग साझेदारी के साथ लागू करेगी, है ना। और डीआरडीओ का भी एक नया प्लान देखिए दोस्तों। भारत के लड़ाकू ड्रोन की बढ़ेगी ताकत। डीआरडीओ ने रूस में शुरू किया कावेरी इंजन का परीक्षण भी। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमारे देश के रक्षा उद्योग की सराहना करते हुए भी कहा, नई तकनीक और आधुनिक हथियार बनाने पर जोर दें। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर कैमरे के सामने किया ताकि कोई सबूत न मांगे। पाकिस्तान ने आतंकियों के जनाजे में अपने झंडे लहराए। पीएम मोदी गुजरात में लगातार दूसरे दिन कई कार्यक्रम किए और इसी संबोधन में पीएम मोदी ने ये बातें कही। और हमारी इंडियन आर्मी ने भी देखिए कुछ और नए सबूत पेश किए। पाकिस्तानी टावर और बंकर को उड़ाने वाली राइफल विध्वंसक का वीडियो जारी किया। बीएसएफ की एक महिला सैनिक बोली, हमने पाकिस्तान से बहनों के सिंदूर मिटाने का बदला ले लिया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से ये वीडियो में सबूत पेश किए गए। और आर्मी ने पाकिस्तान के ड्रोन मारने के भी वीडियो जारी किए। टैंक और कम दूरी की मिसाइल से पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराए थे। राजस्थान में भी 413 ड्रोन अटैक किए थे पाकिस्तान ने, लेकिन इंडियन आर्मी ने ये कुछ और वीडियो जारी किए पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम करते हुए। और वैसे पीएम मोदी के गुजरात दौरे के दूसरे दिन कुछ यूं रहा प्लान। गांधीनगर में रोड शो किया, हाथों में तिरंगा लेकर खड़े रहे लोग। गुजरात भुज से पीएम मोदी ने 2326 करोड़ की 18 विकास परियोजनाओं को समर्पित किया और 51,088 करोड़ की 15 और परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। कुल मिलाकर राज्य को 53,400 करोड़ से भी ज्यादा की विकास कार्यों की सौगात मिली है। पीएम मोदी ने गुजरात में कुछ अपने संबोधन में बातें कही। पीएम ने कहा कि मेरा सपना है भविष्य के ओलंपिक भारत में हो और आजादी के 100वें साल पर साल 2047 में जब भारत आजादी का 100वां साल मना रहा होगा तो विकसित भारत का सपना लिए भारत की इकोनॉमी को चौथे से तीसरे नंबर पर लाने के लिए हमें किसी भी विदेशी सामान के उपयोग को बंद करना होगा। पीएम मोदी ने चाइना पर भी तंज कसते हुए कहा कि गणेश जी भी विदेशी आ जाते हैं, छोटी आंख वाले गणेश भी विदेशों से आयात हो रहे हैं। तो अब प्रधानमंत्री ने देशवासियों से और कारोबारियों से भी मेक इन इंडिया पर अपील की और चीन की डंपिंग पर भी लगाम लगाने का फैसला किया। देखिए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, चीन से आने वाले इन सस्ते सामानों पर भी बैन लगेगा। ऐसे कब्जे जिनकी कीमत 280 रुपए प्रति किलो से कम है तो ये अब चाइना से आयात नहीं होंगे, प्रतिबंधित होंगे। और अगर रोलर चेन की कीमत 235 रुपए प्रति किलो से कम है तो उसको भी आयात पर प्रतिबंध किया जाएगा। ये कब्जे और रोलर चेन वगैरह का इस्तेमाल साइकिल, मोटरसाइकिल, प्रिंटिंग प्रेस समेत कई मशीनों में उपयोग किया जाता है। और दरवाजों में जो कब्जे लगाए जाते हैं चीन के अलावा जर्मनी और इटली से भी आयात किए जाते हैं, लेकिन अब ये इंपोर्ट बंद किया जाएगा। इनका निर्माण भी अब भारत में ही होगा, है ना। देखिए मेक इन इंडिया पर सरकार के कुछ और प्लान। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार अब विदेशी कोक पर भी रोक लगाएगी। इस्पात मंत्रालय ने कहा कि स्वदेशी कोक का इस्तेमाल करो। एक अच्छी रिपोर्ट भी सामने आ रही है, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में भी भारत दुनिया में अभी
भी तीसरे पायदान पर पहुंच चुका है। इस सेक्टर में भी मेक इन इंडिया का बड़ा लाभ मिलेगा। जो सोलर प्लेट्स वगैरह हैं वो भी अब ज्यादातर भारत में ही बनाई जाएगी, है ना। और इसके अलावा देखिए रेल इंजन से लेकर एरोस्पेस तक अब भारत वैश्विक निर्माण शक्ति बन रहा है। मेक इन इंडिया से मेड फॉर द वर्ल्ड की ओर बढ़ता हमारा देश। प्रधानमंत्री ने गुजरात में मेड इन इंडिया मुद्दे पर काफी अहम जोर दिया। पीएम ने कहा कि मेक इन इंडिया का ही कमाल देखिए, अब सिंगल इंजन देगा डबल पावर। आपको पता होगा अभी एक दिन पहले पीएम मोदी ने भारत में ही निर्मित स्वदेशी 9000 हॉर्स पावर वाले रेलवे के नए लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन किया था। इस इंजन की क्षमता है 120 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलवे का संचालन हो पाएगा। इसके अलावा देखिए कर्नाटक में ही बनेगी पहली प्राइवेट एयरफोर्स हेलीकॉप्टर फैक्ट्री भी है। इस पहल से भी मेक इन इंडिया को नई उड़ान मिलेगी। कर्नाटक के कोलार जिले में ये देश की पहली ऐसी प्राइवेट यूनिट स्थापित होने जा रही है। और पीएम मोदी ने गुजरात से पाकिस्तान को एक बार फिर से चेतावनी दी और कहा कि अगर 1947 में ही दुश्मन को कुचल दिया होता तो आज ये पहलगाम हमला भी ना होता। पाकिस्तान के लोगों को भी पीएम मोदी ने डायरेक्ट मैसेज दिया। प्रधानमंत्री बोले कि पाकिस्तान खुद जानता है सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता, इसलिए आतंकी भेज रहा है। भारत 75 सालों से आतंकवाद का सामना कर रहा है, लेकिन अब भारत ने इसको खत्म करने की ठान ली है। कांटे को निकाल कर रहेंगे तभी समाधान हो पाएगा। 22 मिनट में सब ध्वस्त कर दिया था भारत ने पाकिस्तान का। गुजरात में एक बार फिर से पाकिस्तान पर गरजे पीएम मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान की पाकिस्तानी पीएम को भी बड़ी पीड़ा लगी। देखिए पाकिस्तान ने कहा कि पीएम मोदी का बयान नफरत फैलाने वाला है। अभी एक दिन पहले भी पीएम मोदी ने कहा था कि अपनी रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। तो इस मुद्दे पर अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी एतराज जताया। चलिए अगली खबर देखिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले कि टूरिज्म मेरी जिम्मेदारी है लेकिन सुरक्षा नहीं है। अमरनाथ यात्रा का सफल समापन हमारी प्रतिबद्धता है। जम्मू कश्मीर में 3 सरकारों को मिलकर काम करना होगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बीते दिन पहलगाम पहुंचे और यहां उन्होंने स्पेशल कैबिनेट बैठक भी की और इसी दौरान ये कुछ बातें कही। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट में वीर सावरकर से जुड़ी याचिका खारिज हुई। इसमें राहुल गांधी को निर्देश देने की मांग थी जिससे कि वो सावरकर के खिलाफ कमेंट करें। वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला देखिए। यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 पक्षों की लड़ाई में यूपी सरकार क्यों कूदी। वृंदावन के बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ और कहा कि ये कानून का ब्रेकडाउन करने जैसा है। और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून एक्ट 1995 को भी अब चुनौती दी गई। तो इस मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इतनी देरी क्यों की। इससे जुड़ी याचिकाओं में शामिल कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को अब नोटिस भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी कहा कि आप 1995 के कानून को 2025 में क्यों चुनौती दे रहे हैं। हम देरी के आधार पर ही इसे खारिज कर देंगे। वही दोस्तों विजय शाह विवाद केस में भी सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सबमिट हुई। इस मुद्दे पर भी अब आज सुनवाई होगी। मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहा था। तो अब देखते हैं आज 28 मई को क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह को लेकर क्या फैसला सुनाया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और खबर है गुलाम नबी आजाद की तबीयत बिगड़ी, रियाद के अस्पताल में इनको भर्ती किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विदेश गए डेलीगेशन में ये भी शामिल है। वहीं बिहार से एक खबर देखिए। तेजस्वी यादव फिर से पिता बने। तेज प्रताप ने उनको बधाई दी और लिखा कि बड़े पापा बनने का सौभाग्य मिला। अपने पोते को गोद में लेकर लालू यादव भी बोले कि गर्व का क्षण है। और उत्तर प्रदेश में एक बड़ी घटना हो गई। देखिए दोस्तों मधुमक्खियों के हमले में 54 दरोगा घायल हो गए। 4 तो गंभीर रूप से घायल हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अभी मिर्जापुर का ये मामला है जहां मधुमक्खियों ने दौड़ा दौड़ा कर काटा 54 ट्रेनी दरोगाओं को। गांव के लोगों ने आग और कंबल से फिर मधुमक्खियों को भगाया। इसके बाद सभी घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और हार्ट अटैक पर एक बड़ी खबर देखिए। बच्चे को हार्ट अटैक आ गया। 9वीं के छात्र की हार्ट अटैक से मौत हो गई। रात भर तड़पता रहा मध्य प्रदेश का एक छात्र जो गुजरात गया था एक आश्रम में। और इसमें यह भी दिख रहा है कि गोद में लेकर बैठा रहा था सहायक, अभी तो उसे सस्पेंड कर दिया गया है। गुजरात के नवसारी जिले में तपोवन आश्रमशाला में मध्य प्रदेश से पढ़ने आए 9वीं के छात्र की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 13 वर्षीय छात्र अभी तो ये हॉस्टल में था तब सीने में दर्द उठा था। देखिए आजकल की युवा जनरेशन को कितने ज्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं यार। अभी एक दिन पहले की ये उत्तर प्रदेश के हाथरस की भी एक घटना देखिए। सोते सोते मजदूर को भी हार्ट अटैक आ गया, मौत हो गई। परिवार में छाया मातम। जान मोहम्मद इसका नाम था जो शटरिंग का काम करते थे। अभी 2 दिन पहले की यह घटना है। तमिलनाडु में एक सवारियों से भरी बस चला रहे 30 वर्षीय चालक की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। वैसे हाल ही में मैंने आपको एक रिपोर्ट भी बताई थी कि गर्मियों के मौसम में भी हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे में आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो अभी 1-2 दिन पहले मैंने आपको डीएलएस न्यूज के इसी मॉर्निंग बुलेटिन वाले बड़ी खबरों के वीडियो में बताया था अपडेट, है ना। तभी तो कहता हूं दोस्तों रोजाना देखा करो आप वीडियो को। हर रोज काम की महत्वपूर्ण जानकारियां, न्यूज समाचार जो होते हैं वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। और इसीलिए तो आपको बोलता हूं कि अभी तक भी जुड़े नहीं हो आप इससे तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और आपका दिल करे मन करे तो एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आप अपने डीएलएस भाई के साथ हमेशा जुड़े रहोगे और मैं आपके साथ रोजाना काम की चीजें शेयर करता रहूंगा, ठीक है ना। अपनी बातें करेंगे कभी ढेर सारी बाद में। फिलहाल दोस्तों अपन सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए एक तो मौसम विभाग ने देश के 8 राज्यों में तो अगले 5 दिन तक आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के कई जिलों में 1 जून तक आंधी बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी भी दी है। वैसे इस बार 75 सालों में पहली बार इतनी जल्दी देश के कई राज्यों में मानसून पहुंच चुका है और अगले महीने जून में भी
इतनी गर्मी नहीं पड़ेगी बल्कि बरसेगा पानी। IMD ने अनुमान लगाया कि इस बार मानसून में औसत से 108% ज्यादा बारिश होगी और इस बार जून के महीने में भी इतनी तेज गर्मी तो नहीं पड़ेगी। और देखिए बड़ी खबर, बारिश और बिजली की वजह से केरल और महाराष्ट्र में 6 लोगों की मौत हो गई। लैंडस्लाइड की वजह से सैकड़ों घरों को भी नुकसान हुआ। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं अलग अलग लोकेशन की। मतलब देखिए कितनी भयंकर बाढ़ आ रही है। महाराष्ट्र पुणे की तस्वीरें ये, मुंबई महाराष्ट्र में तो बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं अभी से ही। अभी तो मानसून की शुरुआत है, जरा देखिए आप। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम अपडेट देखते हैं दोस्तों। देखिए राजस्थान के बाड़मेर में अभी तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच चुका है। जैसलमेर में भी लू चली, सीकर में तेज गर्मी से एक झील भी सूख गई। हालांकि राजस्थान के भी 15 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट है। इधर बात करें मध्य प्रदेश की तो भोपाल समेत MP के 10 जिलों में आंधी बारिश का माहौल रहेगा। उज्जैन के तरना में टेबल कुर्सी भी उड़ गई, इतनी तेज हवाएं चली है। शुजालपुर में तो तेज हवा से बेकाबू एक यात्री बस भी पलट गई। ये देख सकते हैं आप, पूरी बस आड़ी हो गई, इतनी तेज हवाएं और तूफानी बारिश आ रही है। और उत्तर प्रदेश के भी 24 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। एक दिन पहले भी 5 जिलों में भयंकर बारिश हुई थी। गाजीपुर में बिजली गिरने से एक युवक की भी मौत हो गई और अभी भी यूपी के इन 24 जिलों में बारिश की चेतावनी है। इधर पहाड़ी राज्यों में हिमाचल के हालात देखिए, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आज भी हिमाचल के 5 जिलों में तूफान और ओलावृष्टि रहेगी। 30-31 मई को भी भारी बारिश की चेतावनी। हरियाणा में भी अगले 4 दिन बारिश के आसार रहेंगे। आज भी 14 जिलों में होगी बारिश। तो पंजाब के भी 10 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। बिहार के भी 32 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट है। 4 गाँव के तकरीबन 3000 लोग प्रभावित हैं। अभी भी इतनी भयंकर बारिश हो रही है। और इधर छत्तीसगढ़ के हालात देखिए आप, अंबिकापुर में बारिश से बाढ़ आ गई। बिजली गिरने से एक छात्र की भी मौत हो गई। रायपुर, रायगढ़ समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि 8 जून तक छत्तीसगढ़ भी पहुंच सकता है मानसून। वैसे अभी छत्तीसगढ़ में प्री मानसून तो ऑलरेडी एक्टिव हो गया है। बाकी जून के महीने में भी देश के अधिकतर राज्यों में मानसून की एंट्री हो जाएगी, ये कहना है मौसम विभाग का। और भी दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए सोना 661 रुपए सस्ता होकर अभी 95,152 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है, जबकि चांदी का भाव भी 872 रुपए कम हुआ और अभी 96,525 रुपए प्रति किलो चल रहा है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। और वैसे सोने को लेकर मैंने कल ही एक रिपोर्ट भी बताई थी DLS न्यूज चैनल पर कि दोस्तों साल 2030 तक सोना 7.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर भी जा सकता है। गोल्ड वी ट्रस्ट रिपोर्ट 2025 की पूरी एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अपन कुछ मार्केट अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए ग्लोबल मार्केट में गिरावट का असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिला। सेंसेक्स 624 अंक गिरकर 81,551 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 174 अंक की गिरावट देखी गई। वहीं भारतीय दूरसंचार कंपनी BSNL को 18 साल में केवल दूसरी बार प्रॉफिट हुआ। चौथी तिमाही में 200 करोड़ का मुनाफा हुआ, जबकि पिछले साल 850 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। और इंडिगो के को फाउंडर गंगवाल ने भी कंपनी में अपनी 5.5% हिस्सेदारी बेची। वहीं LIC के निवेशकों को प्रति शेयर डिविडेंड भी मिलेगा। कंपनी का मुनाफा 38% बढ़ा और कंपनी ने अपने निवेशकों को 12 रुपए का डिविडेंड देने का ऐलान किया प्रति शेयर। वहीं देखिए यूरोप में भी टेस्ला की बिक्री को बड़ा झटका लगा। अप्रैल में 50% से ज्यादा की गिरावट आई। और टाटा कंपनी अब सिर्फ हवाई जहाज ही नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर भी बनाएगी। एक यूरोपीय विमानन कंपनी एयरबस के साथ मिलकर टाटा कंपनी कर्नाटक के कोलार जिले में अपना प्लांट स्थापित करेगी। मैंने आपको बताया था ना, मेड इन इंडिया के तहत। तो कर्नाटक में ये देश की पहली प्राइवेट सेक्टर की वायुसेना हेलीकॉप्टर असेंबली यूनिट भी बनने जा रही है। तो इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा ना। और सेबी का प्लान देखिए, सेबी ब्लॉक डील के नियमों में भी बदलाव करेगा, क्योंकि इनमें म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियों जैसे बड़े बड़े निवेशक शामिल होते हैं। तो इनके लिए अब मार्केट को लेकर कुछ नए नियम तय किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, भारत की सीमाएं अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं। BSF ने प्रस्ताव रखा कि सांबा सेक्टर की पोस्ट का नाम सिंदूर रखा जाए। वहीं अमेरिका ने भारतीय और विदेशी छात्रों को चेताया, कहा कि कक्षाएं छोड़ने पर आपके वीजा भी रद्द हो सकते हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी एक फैसला लिए। गहराते विवाद के बीच ट्रंप ने अब हार्वर्ड को 3 बिलियन की राशि रोकने की धमकी दी। और टेक न्यूज से एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, AI ने पहली बार इंसान की खिलाफत दिखाई, खुद को बंद होने से मना कर दिया। और इस घटना पर इलोन मस्क भी बोले कि यह खतरनाक है। इतिहास में पहली बार इंसान के खिलाफ हो गया AI। पूरा मामला क्या है समझिए जरा। ChatGPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पहली बार इंसान की नाफरमानी की, खुद के सिस्टम को बंद करने से इनकार कर दिया। एक चौंकाने वाली घटना देखने को मिली OpenAI के ChatGPT मॉडल में, जब एक AI मॉडल ने खुद को बंद करने के निर्देशों का उल्लंघन किया। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस मॉडल ने शटडाउन मैकेनिज्म को बाईपास कर दिया। AI सुरक्षा फर्म पैलिसेड रिसर्च का भी ये कहना है कि यह इंसानी इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी मशीन ने AI मॉडल ने स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी खुद को बंद होने से रोका है। और इलन मस्क ने भी इस घटना पर चिंता जताई है। कई बार हमें दोस्तों हॉलीवुड और फिल्मों वगैरह में भी देखने को मिलता है ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इंसानों पर ही भारी पड़ जाते हैं। जिसे भारत में भी हमने रजनीकांत सर की जो रोबोट मूवी देखी थी, तो वैसी हरकत वाकई में देखने को मिली। AI ने खुद ये जान लिया कि उसे बंद होने के लिए कहा जा रहा है और उसने इन कमांड्स को चुनौती देते हुए बंद नहीं होना चाहा, इंसानी कमांड्स को रिजेक्ट कर दिया। अब AI के इस व्यवहार पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर
लेकर नौकरियों पर भी एक बड़ी खबर आ रही है कि बच्चों अभी से कमर कस लो, तय है एआई खाएगा नौकरियां। अब तो डीप माइंड के सीईओ की तरफ से भी ये चेतावनी दी गई। गूगल डीप माइंड के सीईओ डेमिस हासाबिस के मुताबिक युवाओं को एआई सीखने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि एआई को समझने वाले ही भविष्य में अग्रणी रहेंगे और उन्होंने भारत में भी एआई शिक्षा पर जोर दिए जाने की बात कही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रफ्तार से बढ़ती दुनिया में युवाओं को उन्होंने सीधा संदेश दिया और कहा कि सीखो एआई, नहीं तो पीछे छूट जाओगे। दोस्तों जल्दी मैं डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी काफी चीजें सिखाऊंगा। मैं आपके लिए एक नया कोर्स प्रोग्राम भी लेकर आ रहा हूँ जिसमें हम सब मिलकर ढेर सारी चीजें सीखेंगे। यूट्यूब, टेक्नोलॉजी, एआई, ब्लॉगिंग, वेबसाइट, एसईओ समेत कई सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप सभी राशन कार्ड होल्डर्स के लिए सरकार ने निर्देश जारी किया और कहा कि 30 जून से पहले ई केवाईसी करवा लें। ऐसा नहीं करने पर फ्री राशन नहीं मिलेगा। ई केवाईसी करवाने की क्या प्रोसेस है, तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से ये केवाईसी करवा सकते हैं। स्क्रीन पर डिटेल आप देख सकते हैं। और एक बड़ी अनोखी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर का यह मामला है। डिटोल साबुन में निकली ब्लेड, बच्चे का गला कट गया। ग्वालियर में नहाते समय बच्चे के गले के कट लग गया। पिता ने अब उपभोक्ता फोरम में भी शिकायत की। देखिए एमपी ग्वालियर में इस तरह का भी मामला सामने आया। मतलब साबुन से नहाने में भी इतना रिस्क है, अब जरा संभल कर। चलिए खबर आ रही है, देश की पहली महिला सीजीआई बनेगी जस्टिस बीवी नागरत्ना। इन्होंने कोर्ट्स ऑफ इंडिया का कन्नड़ अनुवाद किया। इनके पिताश्री भी सीजीआई रहे और वैसे ये देश की 11वीं महिला सुप्रीम कोर्ट जज भी हैं, जो अब सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी। भारत में क्योंकि सीजीआई की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती है, तो ऐसे में बीवी नागरत्ना 11 सितंबर 2027 को भारत के 50वीं मुख्य न्यायाधीश बनेगी और इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला भी होगी। चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए, आरसीबी ने एलएसजी को हराकर क्वालीफायर 1 में जगह बनाई। आईपीएल में अपना सबसे बड़ा स्कोर चेज किया। जितेश ने 33 बॉल पर 85 रन भी बनाए। वही खबर है, भारत जल्द ही बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी। अब आईएमएफ की रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया जा रहा, क्योंकि वैसे भी अभी भारत जापान को पीछे छोड़कर चौथी बड़ी इकोनॉमी तो बनी गया है, तो अब ये नया अनुमान लगाया जा रहा है। वही देखिए अमेरिकी बाजार में भी भारत की धाक 2025-26 तक 1 लाख करोड़ डॉलर का होगा एक्सपोर्ट। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन फीओ की तरफ से अनुमान लगाया गया। और खबर देखिए, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सिर्फ नए भारत की विजय गाथा नहीं है, बल्कि ये कल की महाशक्ति का उद्घोष है। देखिए दुनिया में बजने लगा अब भारत का डंका। चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने पर केट की तरफ से भी खुशी जाहिर की गई। और खबर है, भारत अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट से भी देश के एक्सपोर्ट को नई रफ्तार मिलेगी। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में यह भी बताया गया। और दोस्तों एफडीआई के मोर्चे पर भी भारत के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। एक साल में 6.91 लाख करोड़ का निवेश हुआ भारत में। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है इस वित्त वर्ष में, है ना। 2024-25 में एफडीआई का प्रवाह 13% बढ़कर 50 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। जनवरी, फरवरी, मार्च तिमाही में 24.5% की गिरावट भी आई। और एक रिपोर्ट ये देखिए, अप्रैल में औद्योगिक उत्पादन में भी सुस्ती दिखी। यूनियन बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आईआईपी 1.2% रहने की संभावना है। आईआईपी यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। चलिए अगला अपडेट देखिए, डॉलर से सीधे लोहा लेगा अब रुपया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने देश भर के बैंकों को एक काम करने को कहा है। दरअसल आरबीआई ने विदेशियों को भी रुपये में कर्ज देने की योजना बनाने का प्लान बनाया है और आरबीआई का यह कदम डॉलर पर निर्भरता घटाएगा और व्यापारिक हितों को और भी मजबूत करेगा। और इस नई पहल की शुरुआत पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और नेपाल से होगी। तो अब जो हमारे बैंक इन देशों को कर्ज देंगे वो इंडियन रुपीज में देंगे, INR में, और इससे हमारा रुपया मजबूत होगा, है ना। ये आरबीआई की तरफ से देश भर के बैंकों को ऑर्डर जारी किया गया है। चलिए कुछ कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट देखते हैं दोस्तों। देखिए देश में बीते 1-2 सप्ताह के दौरान 11 लोगों की मौत हुई कोरोना से। अभी हमारे देश में टोटल 1072 एक्टिव केस चल रहे हैं। इन मौतों में से महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा 5 मौतें हुई और बीते एक सप्ताह में भारत में कोरोना के 812 नए मामले भी सामने आए। ये देख सकते हैं आप इस टेबल में, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, इन राज्यों में कोरोना की सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। और भारत में अभी कोरोना के किन किन राज्यों में कितने सक्रिय मामले चल रहे हैं, इसकी जानकारी भी आप इस भारत के मानचित्र में देख सकते हैं। कुल अभी 1072 एक्टिव केस चल रहे हैं। और जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र वगैरह, इन राज्यों में कोरोना केस भी सबसे ज्यादा चल रहे हैं अभी, है ना। कुछ राज्यों के हालात देखिए आप, यूपी लखनऊ में भी मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में 10 नए मामले सामने आए। तो वहीं दिल्ली में भी कोरोना के बढ़ते मामलों पर अब सरकार सख्त हुई। एम्स में कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन भी जारी हुई, जिसमें बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सभी निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। कोरोना को लेकर उत्तराखंड राज्य में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ। अब प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा जन जागरूकता अभियान भी। वहीं राजस्थान में भी देखिए कोरोना के 9 नए केस आए। जयपुर में 7 मरीज मिले। जोधपुर में एक 16 साल का बच्चा पॉजिटिव पाया गया और अब तक राजस्थान में टोटल 32 केस सक्रिय हैं। और राजस्थान के जयपुर में तो कोरोना से 2 लोगों की मौत भी हो गई। एक विदेश से लौटा युवक भी पॉजिटिव निकला। इधर हिमाचल में देखिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि राज्य में अब नर्सों की भर्ती में कोरोना वॉरियर्स को प्राथमिकता देगी हिमाचल सरकार। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के 5 एक्टिव केस हैं। जांच कम हो रही है, जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो रही है। भोपाल समेत अब प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों को भी गाइडलाइंस का इंतजार है। तो ये कुछ कोरोना का माहौल चल रहा है। हालांकि डरे नहीं, लेकिन सावधानी अवश्य बरतें दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में।
हैं। तो देखिए बड़ी खबर, साल 2026 तक असम राज्य में बाल विवाह को पूरी तरह से बंद कर देंगे, मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने यह दावा किया। वहीं खबर है महाराष्ट्र राज्य में ई बाइक और टैक्सी सेवा के लिए नए नियम मसौदा जारी हुआ और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने 5 जून तक आम लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। नए नियमों के मुताबिक अब सिर्फ 50 से अधिक ई बाइक रखने वाली कंपनियों को ही लाइसेंस मिलेगा। मोबाइल ऐप से ही बुकिंग होगी। महिला सुरक्षा बीमा, जीपीएस, पुलिस वेरिफिकेशन और कंट्रोल रूम अनिवार्य होंगे। सरकार ने इन सभी नए नियमों को लागू करने के पहले 5 जून तक सुझाव भी मांगे हैं ना। इन नए नियमों में महिलाओं की सुरक्षा पर खास जोर दिया गया है, देख सकते हैं आप जानकारी भी है। महाराष्ट्र में मतलब ईवी बाइक टैक्सी सेवा के लिए सरकार ये न्यू रूल्स लागू करने का प्लान कर रही है ना। और खबर देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया के पास जेटी परियोजना के निर्माण पर नहीं लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। हरियाणा गुरुग्राम पुलिस ने एक अनूठी पहल शुरू की, अब युवा बनेंगे साइबर योद्धा। देश भर से 1100 छात्र इस पहल में हिस्सा लेंगे। एक इंटर्नशिप आयोजित कर रही है 1 महीने की हरियाणा गुरुग्राम पुलिस, युवाओं को साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा के बारे में अपडेट करने के लिए। और खबर देखिए, भारतीय मूल की सिंगर राजा कुमारी को मिला अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड। मैनी कांग्रेट्स इनको। उत्तर प्रदेश के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, यूपी में लागू हुई केंद्र सरकार की राहवीर योजना, अब घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने पर मिलेगा 25,000 रुपए का इनाम भी। वहीं यूपी में अब 29 मई से होने वाली बिजली कर्मियों की हड़ताल स्थगित हुई, लेकिन फिर भी बिजली कर्मचारियों का कहना कि असहयोग आंदोलन चालू रहेगा। उत्तर प्रदेश में बिजली के प्राइवेटाइजेशन के विरोध में ये कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। वहीं खबर है, प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को एक और बड़ा झटका लग सकता है। जून में 4.25% तक बढ़कर आएगा बिल। हालांकि उपभोक्ता परिषद ने तो इस प्रस्ताव का विरोध किया है, लेकिन खबर है दोस्तों की मई महीने में 2% की गिरावट के बाद अब जून महीने में बिजली की दरें 4% से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके पीछे वजह क्या है देख सकते हैं आप डिटेल भी। वहीं उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग ने जारी किए निर्देश, बैल व भैंसे पर 1400 किलो से ज्यादा न लादें भार, दोपहर में मवेशियों को काम में ना लें। अभी गर्मी के सीजन में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम को लेकर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों को भी 28 मई तक मिली राहत। आधे कर्मचारियों ने अब तक भी ऑनलाइन अप्रेजल नहीं भरा, तो 28 तारीख तक का मौका है, तब तक भरे जा सकते हैं। वही खबर है, यूपी में लगेगा बायोप्लास्टिक का एक बड़ा प्लांट, 2850 करोड़ का निवेश होगा, जिससे रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। यूपी सरकार ने बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के साथ मिलकर लखीमपुर खीरी में ये नया बायोप्लास्टिक प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा में खुलेंगे योग व प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, योग थेरेपी से होगा इलाज। मुख्यमंत्री ने योग सहायकों के लिए घोषणा भी की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आयुष योग सहायकों की सेवा के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिजनों को अपने अच्छे कोष से 3-3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की भी घोषणा की। चलिए खबर देखिए, जख्मों पर मरहम लगाया, दिल्ली सरकार ने 1984 सिख विरोधी दंगा पीड़ित 125 परिवारों को नौकरी दी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आदेश दिया। वहीं यूपी की योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, सामूहिक विवाह योजना में अब कन्याओं को उपहार में मिलेगी सिंदूर दानी भी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की याद दिलाने के लिए योगी सरकार ने यह नई पहल की है। चलिए IIT बॉम्बे का एक नया अनोखा आविष्कार देखिए, केवल 1 रुपए प्रति यूनिट में आपके घर पर अब बिजली बन पाएगी। दरअसल IIT बॉम्बे ने एक नया सोलर सेल विकसित किया है और ये नई तकनीक से बिजली की लागत 1 रुपए प्रति यूनिट तक आएगी। टेंडम सोलर सेल से 30% तक ज्यादा बिजली बन पाएगी। चलिए खबर देखिए, रेलवे स्टेशन पर अब लगेगी ये चेकिंग मशीन, बिना टिकट अंदर घुसना मुश्किल होगा, मतलब मेट्रो की तरह हाई सिक्योरिटी होने जा रही है। राजस्थान जयपुर रेलवे स्टेशन से नई पहल शुरू हो रही है। और युवाओं के लिए एक मोटिवेशन भरी खबर देखिए, 16 साल की उम्र में किताबें लिखी, अब हार्वर्ड में पढ़ेगा किसान का बेटा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले का रहने वाला है, नाम है विवेक हनुमंत सुथार। आज अपनी मेहनत और लगन से दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा के मंच हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए हैं। मैनी कांग्रेट्स इनको। यहाँ पहुंचना कितना मुश्किल है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि हर साल दुनिया भर से करीब 3.5 लाख विद्यार्थी आवेदन करते हैं, लेकिन सिर्फ 700 बच्चों को ही चुना जाता है, जिसमें विवेक ने जगह बनाई है। चलिए खबर देखिए, यूपी नोएडा में यहाँ बनेगा स्काई वॉक, हर रोज 50,000 यात्रियों को फायदा होगा। 400 मीटर लंबा वृत्ताकार स्काई वॉक बनाया जाएगा, इसकी लागत 40 करोड़ आएगी। इस लोकेशन पर यह बनाया जा रहा है। और खबर है दोस्तों, अयोध्या रामनगरी अब और जगमगाएगी, मंदिर के शिखरों पर सोने की परत चढ़ाने का काम शुरू हुआ। चलिए खबर देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कहना है, लोकतांत्रिक देशों की सभी संसदों को आतंकवाद के वैश्विक खतरे के विरुद्ध एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार ने पंजीकरण विधेयक 2025 के ड्राफ्ट पर भी जनता से 30 दिनों के अंदर अंदर सुझाव मांगे हैं। कोविड को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना कि दिल्ली में किसी भी तरह की आपातकालीन या चिंताजनक स्थिति नहीं है। भारत के कोयला उत्पादन में भी 5% की उत्साहजनक बढ़ोतरी देखी गई। कोयला मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोल की तरफ से डेटा जारी किए गए। और खबर है, भारत हर साल अब खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स की मेजबानी भी करेगा। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की तरफ से यह घोषणा की गई है। इसके अलावा देखिए, गुजरात राज्य ने 100% रेल विद्युतीकरण हासिल कर लिया, मतलब गुजरात में चलने वाली सभी ट्रेनें इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। और खबर है, यूपी नोएडा में 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। ईडा ने लॉन्च की 40 औद्योगिक भूखंड की योजना भी। खबर है, उत्तर प्रदेश ब्रज घाट में जल्द ही बनेगी मल्टी लेवल पार्किंग, एक साथ खड़ी हो सकेगी 800 कारें, 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हापुड़ सिटी में यह पार्किंग बनाई जाएगी। बिहार के छात्रों के लिए एक और अहम फैसला लिया गया, पेरेंट्स को भी नया टास्क मिला है। नए आदेश के मुताबिक एक तो बिहार के सरकारी स्कूलों में हर घर एक पाठशाला योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत अभिभावकों को घरों में बच्चों के लिए पढ़ाई का कोना बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं दिल्ली में झुग्गी बस्ती में रहने वालों के लिए भी अच्छी खबर आई
आई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया, 700 करोड़ से नए घर बनाए जाएंगे। और खबर है नकली दवा माफियाओं की अब खेर नहीं, सरकार ने एक बड़ा अभियान चलाया। उत्तर प्रदेश सरकार की ये नई पहल है। नकली दवा और कम गुणवत्ता क्वालिटी वाली दवाओं के कारोबार पर लगाम लगाई जाएगी। हर पड़ोसी जिले में जांच होगी। और खबर देखिए देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर अब नजर नहीं आएंगे गोवंशी। गौशालाओं के विकास व गोवंशियों के पुनर्वास को लेकर भी नया रोड मैप बनाया जाएगा। दिल्ली के विकास मंत्री का ये प्लान है, देख सकते हैं आप। और खबर है उड़ीसा में जल्द ही खुलेंगे 20 नए साइबर पुलिस स्टेशन भी। पुलिस कर्मियों को भी इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। राज्य के हर रेंज जिला स्तर पर ये स्टेशन खोले जाएंगे। यूपी में 676 कार्मिकों का भी समायोजन हुआ। 1 महीने में मिलेगी नई तैनाती, डिप्टी सीएम ने निर्देश जारी किए हैं। और उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को भी अब योगी सरकार पैसे देगी, सीधे खाते में रकम भेजी जाएगी। परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को यह रकम मिलेगी। यूनिफॉर्म के लिए 1200 रुपए मिलेंगे। और भी अलग अलग कामों के लिए बच्चों को कितनी रकम मिलेगी देख सकते हैं आप। जूता, मोजा, स्टेशनरी, बैग वगैरह सबके लिए धनराशि दी जाएगी, है ना। और खबर है दोस्तों राजस्थान के 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम आज जारी कर दिए जाएंगे। 11 लाख स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म होगा। आज शाम 4:30 बजे ये नतीजे आएंगे। और खबर देखिए हरियाणा राज्य में बनेंगे नए सब स्टेशन, जर्जर खंबे भी बदले जाएंगे। कैबिनेट मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया। बिहार में नीतीश सरकार ने केंद्र सरकार को 6 नई रेल परियोजनाओं का भी प्रस्ताव भेजा, जिससे 10 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। और एक अच्छी खबर देखिए देश में फैलेगी बिहार की खुशबू। लीची, आम, पान व मखाना पर डाक टिकट जारी हुआ। बिहार सरकार की ये नई पहल है। जीआई टैग उत्पादों पर डाक टिकट जारी किए गए हैं। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान के रिटायर्ड जज मदन लाल ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग के अध्यक्ष होंगे। अब वहीं राजस्थान के राजसमंद में महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण होगा 29 तारीख को। और खबर है राजस्थान जोधपुर में बुजुर्गों के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का भी आयोजन हुआ। योग, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े सूत्रों की जानकारी दी। और राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर है, विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 तारीख से शुरू होने जा रहा। 225 गाँव में चलेगा खरीफ पूर्व अभियान। वहीं राजस्थान में पंचायत स्तर पर लाइब्रेरी बनेगी। सबसे ज्यादा ई लाइब्रेरी नागौर जिले में बनाई जाएगी, जहां इंटरनेट की सुविधाएं भी मिलेगी। और मध्य प्रदेश के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों के वित्तीय अधिकार बढ़ाए गए। 80% मेडिकल एडवांस दे सकेंगे विभाग। अब टाइपराइटर जैसे पुराने पद भी हटाए गए। और खबर देखिए MANIT भोपाल की रिसर्च में खुलासा हुआ, मध्य प्रदेश में 4 दशकों में हीट वेव का खतरा 50% तक बढ़ा। खबर है देश में पहली बार चीते, बाघ, तेंदुए एक साथ रहेंगे। शिकार के लिए लाए जाएंगे शाकाहारी जानवर भी। MP सागर के दुर्गावती टाइगर रिजर्व से 22 गांवों का विस्थापन होगा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सारणी का दौरा करेंगे। यहाँ 464 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। और इसके बाद कल 29 तारीख को मध्य प्रदेश पन्ना को भी विकास की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ भी 90 करोड़ से ज्यादा कार्यों का शुभारंभ करेंगे। पन्ना जिले के दौरे पर आएंगे 29 मई को, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने युक्तिकरण का लिया फैसला। 10,463 स्कूलों में भेजे जाएंगे शिक्षक। वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ को 14 पदक मिले। 8 खेलों में खिलाड़ियों ने जीते मेडल, जिनमें 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल रहे। और खबर है भारत का पहला AI सेज छत्तीसगढ़ रायपुर में बनेगा। 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। वहीं यूपी गोरखपुर में देखिए 1200 बेटियों की शादी में पहुंचे योगी आदित्यनाथ, फूल बरसाकर आशीर्वाद भी दिया। यूपी आगरा में भी कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। नोएडा, लखनऊ में कोरोना के 7 नए मरीज मिले। और यूपी में 70,000 करोड़ के निवेश का भी प्रस्ताव मिला। डेटा सेंटर, सोलर, सीमेंट और सेमीकंडक्टर में निवेशकों ने बड़ी दिलचस्पी जताई। मुंबई की जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में जो प्रोग्राम हुआ उस दौरान यूपी को इतना इन्वेस्टमेंट मिला, है ना। चलिए बिहार के कुछ अपडेट देखिए। पीएम मोदी बिहार को 50,000 करोड़ की सौगात देंगे। दिलीप जायसवाल बोले कि पीएम के रोड शो में 32 जगहों पर स्वागत मंच भी बनेगा। 29 मई को पीएम मोदी बिहार राज्य आने वाले हैं कल। और वहीं देखिए 2400 मेगावाट के पावर प्लांट प्रोजेक्ट का भी पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। 30 मई को भी पीएम मोदी बिहार के रोहतास में जनसभा आयोजित करेंगे। और इससे पहले कल 29 को पटना का दौरा करेंगे पीएम मोदी, है ना। वहीं देखिए बिहार और पटना म्यूजियम को भी जोड़ेगी 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका निरीक्षण भी किया, कहा कि कनेक्टिविटी बेहतर होगी। और खबर है बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहले प्रोस्पेक्टस का भी उद्घाटन हुआ। 2 पाठ्यक्रम की होगी शुरुआत। और हरियाणा में भी कोरोना पर अपडेट आ रहा। राज्य सरकार ने पहली बार एडवाइजरी जारी की। आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन इंश्योर करने समेत 10 पॉइंट एडवाइजरी में जारी किए गए। हरियाणा गुरुग्राम में भी सीएमओ के 4 निर्देश जारी हुए हैं। वही खबर है हरियाणा में बना बिना बूथ वाला टोल प्लाजा, जहां कोई भी कर्मचारी तैनात नहीं है। मानव रहित टोल प्लाजा बनकर तैयार हुआ गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर। और खबर देखिए पंजाब सरकार 10वीं 12वीं के टॉपर्स को कराएगी हवाई यात्रा। वहीं पंजाब में 2 जून से स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां भी लग जाएगी, शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश में होटलों के लिए नया नियम लागू हुआ। कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में फायर फाइटिंग सिस्टम लगाना जरूरी होगा। दिसंबर 2025 तक का समय दिया हिमाचल सरकार ने। राज्य के सभी होटल, गेस्ट हाउस, अपार्टमेंट्स वगैरह में ये नियम कंपलसरी होगा ना। और उत्तराखंड में भी कोविड-19 को लेकर अलर्ट जारी हुआ। लक्षण वाले मरीजों की रैपिड टेस्ट और RT-PCR जांच अनिवार्य होगी। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखते हैं। एक तो CBSE की इस नई पहल के बारे में तो आपको पता होगा। देश भर के 24,000 से ज्यादा स्कूलों में शुगर बोर्ड लगाए जाएंगे, जिसका जिक्र पीएम मोदी मन की बात में भी कर चुके हैं। और इन बोर्ड्स के माध्यम से बच्चों को ज्यादा चीनी यानी मीठे की वजह से होने वाली डायबिटीज के रिस्क के बारे में जानकारियां दी जाएगी, है ना। और वहीं देखिए ONGC के कर्मचारी प्रोटेस्ट की चेतावनी दी है। भर्ती रुकी, ओवरटाइम भत्ते बंद हुए। अब आंदोलनकारी कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की भी चेतावनी दी है। वहीं खबर
खबर है हरियाणा में सीईटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ। आज से 15 दिन तक रजिस्ट्रेशन होंगे, ग्रुप सी और डी की नौकरी मिलेगी। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, मेष राशि वालों की इनकम बेहतर होगी। वृष राशि के नौकरी पेशा लोगों को भी महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलने की संभावना है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है। कमेंट में लिखिए, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें किस स्थान पर है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।